हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष शिक्षण अधिगम एवं शिक्षण थर्ड पेपर इकाई 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हम जो अध्ययन कर रहे थे अवदान के बारे में। कल हमने बताया था कि विद्यालय में अवदान का किस तरह से विस्तार किया जाए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अवदान विकास में शिक्षक की भूमिका। अवदान विकास में शिक्षक की भूमिका फर्स्ट ईयर प्रकरण रहेगा अपने अवदान विकास में शिक्षक की भूमिका। यानी अवदान का अर्थ आप जानते हो। अवदान का मतलब होता है ध्यान लगाना या मनोयोग पूर्वक किसी बात को सुनना या समझना, या अपनी ध्यान एक विषय पर ध्यान को केंद्रित करना, अपने एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। तो अवदान विकास में यानी ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है। एक शिक्षक बच्चों का, शिक्षार्थी का ध्यान किस तरह से आकर्षित कर सकता है, किस तरह से एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकता है एक शिक्षक। वही आज हम पॉइंट के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। विधियों का प्रयोग यानी एक शिक्षक के जब शिक्षक शिक्षण करवाता है तो ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाए या ऐसे विधियों का इस्तेमाल किया जाए जिससे बच्चे विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और विषय को अच्छे से सुन सके, अच्छे से मतलब कि पढ़ सके। तो शिक्षक होने के नाते उनको अच्छी से अच्छी, सरल से सरल शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में करना चाहिए। दूसरा है रुचिपूर्ण क्रिया। रुचिपूर्ण क्रिया चाहे शिक्षण क्रिया कराए या सहगामी क्रिया कराए, शिक्षण क्रिया कराए या सहगामी क्रिया कराए, लेकिन इन सभी क्रियाओं में एक शिक्षक की जो क्रिया होनी चाहिए वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए। यानी रुचि लेके कार्य करे, तभी जब शिक्षक एक रुचि लेके कार्य करेगा तभी शिक्षार्थी उस कार्य को भी मतलब रुचि लेके कार्य करेंगे। तो रुचिपूर्ण कार्य क्रिया होनी चाहिए। तीसरा है अभिप्रेरणा प्रदान करना। तीसरा है अभिप्रेरणा प्रदान करना। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को प्रेरणा देना, बच्चों को मोटिवेशनल करना कि किस तरह से हम एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से हमारा ध्यान लगाना चाहिए, हमें किस तरह से एक कार्य को समझने के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए। तो एक अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशनल कर सकता है, क्योंकि टीचर को एक भगवान का दर्जा दे रखा है। तो एक टीचर जो बोलता है वो उसकी बात हर शिक्षार्थी मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है या तो वो मोटिवेशनल होना चाहिए। बालकों की क्रियाशीलता का महत्व होता है। बालकों की क्रियाशीलता का महत्व। हमेशा हम अगर बच्चों को अध्ययन करवाते हैं या एक शिक्षक के द्वारा जब अध्ययन प्रक्रिया कराई जाती है, प्रशिक्षण प्रक्रिया कराई जाती है, तो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, बच्चों की क्रियाशीलता को देखते हुए, यानी बच्चे कितने क्रियाशील है उसके हिसाब से वो कार्य दिया जाए, तभी वो उस कार्य में ध्यान लगाएंगे। अगर कभी हम कार्य को अगर हार्ड दे या कठिन दे देते हैं तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर सरल चीजें बताते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। तो इसलिए बच्चों की क्रियाशीलता को देखते हुए
फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। चौथा है, पांचवा है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सामग्री का प्रयोग, ये मैंने कल भी बताया था कि टीचिंग एड यानी सहायक सामग्री का प्रयोग करके हम शिक्षण करवाते हैं, तो वो शिक्षण रुचिकर होता है, स्थायीकर होता है और बच्चों को आनंद आता है। तो जितना ज्यादा अगर एक शिक्षक टीए का यूज करेगा, शिक्षण सामग्री का यूज करेगा, उतने ही मतलब शिक्षार्थी किसी विषय पे ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर इसके बाद में अध्यापक का आदर्श व्यवहार। अध्यापक का आदर्श व्यवहार। एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? आदर्श व्यवहार होना चाहिए। बच्चों के साथ में क्रूरता वाला या ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे भय खाएं या डरे। बच्चों का और एक शिक्षक का जो संबंध होता है वो पिता पुत्र के जैसा समान होता है। जिस तरह से हम अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं, पुत्र के साथ में संबंध व्यवहार करते हैं, वैसा एक शिक्षक का व्यवहार अपने शिक्षार्थी के साथ में पुत्र के जैसा होना चाहिए। अगर क्रूरता जैसा व्यवहार होता है तो फिर बच्चा उनसे कुछ भी नहीं पूछ पाता है और ध्यान भी नहीं लगाता है। इसलिए एक शिक्षक का व्यवहार आदर्श, उसका जो व्यवहार होना चाहिए वो आदर्श व्यवहार होना चाहिए। फिर इसके बाद पुरस्कारों का प्रयोग। पुरस्कारों का प्रयोग, ध्यान केंद्रित करने के लिए या उनका ध्यान एक जगह लाने के लिए कई बार पुरस्कारों का भी प्रयोग करना चाहिए। पुरस्कार में जैसे इनाम है या शाबाशी है, इस तरह के भी पुरस्कार होते हैं, सांत्वना पुरस्कार भी होते हैं। तो पुरस्कार क्या अगर हम बोलते हैं तो उनका ध्यान जल्दी एक जगह आके केंद्रित हो जाता है। उसके बाद में आयु व योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। आयु व योग्यता के अनुसार विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण यानी जिस तरह से जो बालक जिस कक्षा में पढ़ रहा है, प्राथमिक क्लास में पढ़ रहा है या उच्च प्राथमिक क्लास में पढ़ रहा है, तो जिस क्लास का बच्चा है उसी क्लास के हिसाब से, उसकी आयु के अनुसार, उसकी मानसिक विकास के अनुसार, उसके हिसाब से ही विषय वस्तु उसके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, तभी वो ध्यान लगाएगा। अगर हम प्राथमिक बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं और उनके सामने हम हाई क्लास की चीजों को प्रस्तुत करेंगे तो शायद वो ध्यान नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा और वो इतना परिपक्व भी नहीं हुआ है। तो उनकी आयु के अनुसार, उनकी मानसिक विकास के अनुसार, उनके संवेगात्मक विकास के अनुसार उनके सामने विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए, तभी वो ध्यान लगाते हैं। इसी तरह से शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग। शिक्षण सूत्रों का उचित प्रयोग होना चाहिए, यानी हम जिसे सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से विस्तार की ओर और भी बहुत सारे संश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये एक सूक्ष्म सूत्र है जिनका प्रयोग करते हुए हम बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके बाद में मानसिक थकान का अनुमूलन। मानसिक थकान का उन्मूलन, यानी मानसिक थकान का उन्मूलन, यानी अगर बच्चे मानसिक रूप से थके हुए तब हमें उनका ध्यान उस जगह से हटाकर उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें उन चीजों को भूलना होगा। उसके बाद में छात्रों की मनोदशा का ज्ञान। छात्रों की मनोदशा का ज्ञान। बच्चों की मनोदशा यानी पढ़ने की इच्छा है या नहीं है, उनको
वो क्रियाशील है या नहीं, सहभागिता निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, इन सभी चीजों की यानी छात्रों की मनोदशा को देखते हुए हमें अध्ययन करवाना चाहिए। अगर वो मानसिक रूप से अगर एक्टिव नहीं है तो हमारा पढ़ाने का मतलब नहीं, वो ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद में कक्षा कक्ष प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन, कक्षा जो क्लासरूम होता है उसका प्रबंधन भी अच्छा होना चाहिए। कई बार होता है कि पंखे नहीं होने के कारण, हवा नहीं आने के कारण बच्चों का ध्यान भटक जाता है। पढ़ाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया करने के लिए बाहर का जो वातावरण होता है वो वातावरण भी सही होना चाहिए और उनके बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वो बच्चे ध्यान दे पाते हैं, नहीं तो उनका ध्यान भग्न हो जाता है। उसके बाद में नियंत्रण का अभाव, नियंत्रण का अभाव, मतलब उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर दबाव कम होना चाहिए, बच्चों के ऊपर दबाव कम होना चाहिए। अगर जितना ज्यादा नियंत्रण रखेंगे उतना ही वो ध्यान कम देंगे, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। छात्रों की समस्याओं का समाधान, छात्रों की समस्याओं का समाधान, और बच्चा आपकी बात को ध्यान से कब सुनेगा, जब आप उनकी समस्याओं को ध्यान से, उनकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। क्योंकि बच्चा हमेशा अपने शिक्षक पर मतलब आत्मनिर्भर रहता है या शिक्षक पर विश्वास कर सकता है कि शिक्षक हमारी समस्या का समाधान निकालेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो बच्चा कभी भी उन बातों को ध्यान नहीं देगा। तो ये थे अपने अवधान विकास में शिक्षक की भूमिका। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।